हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो देखिए बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन वहाँ पर जो पायरिविक एसिड के 3 महत्वपूर्ण भविष्य होते हैं, तो वहाँ पर अपन ने एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स स्टार्ट कर दिए थे। तो अपने कहा था कि भी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो पायरिवेट जो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में है वो एंटर करेगा, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही पायरिवेट एंटर करेगा तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान आपने कहा था कि जो स्टेप्स होंगे वहाँ पर उस क्रियाधारों से जो भी हाइड्रोजन रिमूवल होगा, हाइड्रोजन विमुक्त होंगे, वो NAD या FAD लेकर रिड्यूस हो जाएंगे। यस बेटा। और बाकी आप समझ सकते हैं कि जो कार्बन है वो CO2 रूप में रिलीज हो जाएगा। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड देन आपने स्टार्ट किया क्रेब्स साइकिल। तो पहले आपने एक पायरिविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन के थ्रू बनाया, और फिर आपने अपने मात्रा की एक एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल चला दिया। तो उस क्रेब्स साइकिल के आपने सारे स्टेप, एंजाइम्स और जो भी कैलकुलेशन है, यानी बेटा ग्लूकोज के रेफरेंस में एक लिंक के दौरान 3 ATP और एक क्रेब के दौरान 12 ATP, तो 15 ATP हो गया। लेकिन रेफरेंस में 2 बार चलेगा आपका, तो आप समझ रहे हैं कि 15 और 15 30, वो मैं समझाऊंगा। और 8 आपके कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस में। तो आपने क्रेब्स साइकिल की सारे वो बातें आपने स्टार्ट की। फिर आपने कहा बेटा कि जो क्रेब्स साइकिल है वो मेनली कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन उस दौरान आप जानते हैं कि उसके जो इंटरमीडिएट हैं, जो क्रियाधार हैं, वो कई महत्वपूर्ण रसायनों के संश्लेषण में प्रयुक्त भी होते हैं। तो आपने कहा कि भी उस दौरान एनाबोलिज्म हो गई। तो ओवरऑल वो क्या है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है। और आपने सिद्ध कर दिया कि एम्फीबोलिक प्रोसेस कैसे है। और आपने ये भी कहा था कि क्रेब्स साइकिल मेटाबॉलिक सिंक है, यानी कोई भी क्रियाधार प्रयुक्त हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है और यूकैरियोट में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बात जानते हैं आप। अगर प्रोकैरियोट भी एरोबिक कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे लिंक और क्रेब। यस। लेकिन आप दिमाग लगा लें बेटा कि 100% है कि भाई कोई भी क्रियाधार, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, आप जानते हैं कि उनके अंदर कई पद हों, लेकिन 100% अनिवार्य रूप से क्रेब्स साइकिल होगा। अब वो किसी भी क्रियाधार के लिए कितनी बार क्रेब्स साइकिल चलेगा उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अपन ने सिद्ध कर दिया था हर तरीके से कि भाई एम्फीबोलिक नेचर भी है और मेटाबॉलिक सिंक भी है। थोड़ा सा जो NCERT के अंदर दे रखा है, मैं स्कोर आपको बता देता हूँ। फिर बेटा ग्लूकोज के रेफरेंस में लिंक और क्रेब 2 बार चलते हैं, तो रिएक्शन जो NCERT की है वो भी मैं आपके सामने लिखूंगा। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे आपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या लिए। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे मैं कॉमन 3 बात कर लेता हूँ आपके सामने कि यहाँ जैसे मैं बात करता हूँ किसकी, लिपिड की, लिपिड, या मैं कह दूँ फैट, वसा, फैट, वसा। यहाँ आप जानते हैं कि जो यूजुअली जो सबसे मेन प्रयुक्त होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। यस बेटा, जो शर्कराएं हैं। और यहाँ मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ बेटा कि भाई प्रोटीन की बात कर लेते हैं, प्रोटीन। यस। अब देखिएगा कि जैसे अपन ने यूजुअली कार्बोहाइड्रेट को लेकर जो पाथवे पढ़ा है, तो आपके सामने देखो कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन ने जो सिंपल शुगर होती है, सरल शर्करा, तो आप जानते हो कि सरल शर्कराएं, तो आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्लूकोज से। यस बेटा। अपने कहा था कि एनिमल में तो अपन जब खाना खाते हैं तो पाचन होकर अपने ब्लड में ग्लूकोज ही जाता है, लेकिन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट सुक्रोज हो और चाहे बाद में स्टोर्ड फॉर्म स्टार्च हो, लेकिन इन्वर्टेज एंजाइम उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। यस। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ग्लूकोज से होगा। तो देखिएगा बेटा फिर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज शुरुआती अवस्था आपने ATP खर्च की थी, तो जैसे आपने बात की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यही बात की थी ना बेटा। ग्लाइकोलाइसिस स्टेप तो याद है आपको सारे, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर आप जानते हैं बेटा कि जैसे आइसोमेरेज एंजाइम था फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और फिर ATP कंज्यूम हुई थी
तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, यही हुआ ना बेटा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट। फिर आप समझ सकते हैं कि एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस से ये आपका ब्रेक हो गया था, और एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस से ये जैसे आप समझ सकते हैं कि बेटा ब्रेक हुआ, तो किस में ब्रेक हुआ था ये, है ना बेटा। तो आपको पता है कि ये ब्रेक किस में हुआ था, तो यहाँ अपन ऐसे इस फॉर्म में दे देते हैं कि दो जो मॉलिक्यूल बने थे, दो मॉलिक्यूल आपके सामने बने थे बेटा। एक आप जानते हो कि ग्लिसरेल्डेहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डेहाइड 3-फॉस्फेट, यस। और एक आप समझ सकते हो कि भाई जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, समझे। ये अपन यहीं पर इसके दो मॉलिक्यूल बना दे आपके सामने, जैसे इसी एरो पे अपन ले लें कि एक तो आपका क्या बन गया था, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 कार्बन वाला, है ना, 3-फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको आपने क्या कहा था, PgAl, यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं कि DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अच्छा, इसके बाद रिएक्शन 2 बार चलेगी ग्लूकोज के रेफरेंस में, क्योंकि पहले इससे फिर ये आ जाएगा, यस। अब आपने क्या कहा था कि जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, तो फिर आप जानते हो कि 1,3-PGA जब ऑक्सीडेशन होता है छठे स्टेप में, फिर 3-PGA, फिर 2-PGA, फिर पैप, फिर फाइनल किस में आ गया था, पायरुविक एसिड में। वो तो अपना स्टेप बता करने ना, तो पायरुविक एसिड में आ गया था। बात को समझ रहे हैं। और की प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद हो पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन का। अच्छा, अब ये इसमें आएगा तो ग्लूकोज के रेफरेंस में 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे, लेकिन अपन यहाँ एक एक से बता रहे हैं, यस बेटा। अब पायरुविक एसिड की आप जानते हैं कि लिंक रिएक्शन हुई, लिंक रिएक्शन जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ, लिंक रिएक्शन हुई, तो आप जानते हैं आपके सामने क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम। और एक एसिटाइल कोएंजाइम से आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो क्रेब्स साइकिल है वो 1 बार चलेगा, और ग्लूकोज के रेफरेंस में कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। ये बातें आपके सामने क्लियर हो ही गई हैं, यस बेटा। तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ आप समझ रहे हैं कि भाई वो OA आता है, एसिटाइल कोएंजाइम से संयोग करता है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, और ये आप समझ सकते हैं कि भाई क्रैब साइकिल हो गया, TCA साइकिल, है ना। इसको तो और भी लिख सकते हो भाई, एसिटाइल कोएंजाइम से OA संयोग करता है तो सिट्रिक एसिड, सिस एक्रोनिटेज, आइसोसिट्रिक, ऑक्जेलोसक्सिनिक, अल्फा कीटोग्लूटेरिक, सक्सिनाइल कोएंजाइम, और जो भी सक्सिनिक, फ्यूमेरिक, मेलिक, पूरा आपको बताया था ना, क्रैब साइकिल, TCA साइकिल, सही। अब देखिएगा कि जैसे अगर मान लो फैट की बात हो, तो देखो कि फैट का जब डाइजेशन होता है तो आप अच्छे से जानते हैं किसके प्रेजेंस में, लाइपेज। तो आप जानते हैं कि 2 चीज़ आपके सामने बनी थी, फैटी एसिड, यस, इस फॉर्म में ले सकते हैं फैटी एसिड। और आप जानते हैं क्या बना था आपके पास, ग्लिसरॉल। क्या बना था, ग्लिसरॉल। इसको यहाँ अपन कह भी सकते हैं कि भाई क्या बना था, फैटी एसिड वसी अम्ल, और क्या बना, ग्लिसरॉल, सही बेटा। ये लो ग्लिसरॉल बन गया। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि देखो ये इस रूप में या अपन यहां ले पे ग्लिसरॉल, तो ये मतलब डाईहाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में चेंज हो सकता है। और आप जानते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से वापस जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट उससे वापस ग्लिसरॉल का भी संश्लेषण हो सकता है। तो मैंने एरो दोनों बता दी ना आपको, बोलो। तो एक तो ये बात होगी। और आप समझ सकते हैं कि भी देखो फैटी एसिड, तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो, तो फैटी एसिड वसी अम्ल का बीटा ऑक्सीडेशन हो, तो आप जानते हैं बेटा कि सीधा यहाँ क्या बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये तो आप जानते हो कैटाबोलिक प्रोसेस होगी, खंडन, कैटाबोलिक प्रोसेस,
यानी आप जानते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन होगा ना, बीटा ऑक्सीडेशन, यस। लेकिन आप जानते हो कि सेल के अंदर आप अच्छे से समझ सकते हो कि भाई एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा हो जाए या थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा, यस, तो फिर आप समझ सकते हो कि क्रैब नेचुरल एसिटाइल कोएंजाइम से वापस किसका संश्लेषण हो सकता है, इस फैटी एसिड का संश्लेषण भी हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, एनाबोलिक। और आपको पता होना चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम से अपने फैटी एसिड भी बनाया था। तो देखो फैटी एसिड से बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम से वापस क्या, फैटी एसिड। समझे? ऐसे ही देखो बेटा कि प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन आप किससे एंजाइम से करोगे, प्रोटीएज। तो यहाँ क्या बन जाएंगे, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, और एमिनो एसिड से डीएमिनेशन मतलब अमोनिया निकल जाती है तो ऑर्गेनिक एसिड। अब वो ऑर्गेनिक एसिड किस टाइप का बना है, ऑर्गेनिक एसिड बेटा किस टाइप का बना है, तो उसी टाइप से वहां आपकी क्या हो सकती है, एंट्री हो सकती है। यस बेटा, यानी देखिएगा कि वो ऑर्गेनिक एसिड किस टाइप का बना है तो वहां से आपकी क्या हो सकती है, एंट्री हो सकती है। बात को समझे? जैसे मैं आपके सामने बात करूं इसकी, भाई ये आपकी प्रोसेस है, और देखो ये ऑर्गेनिक एसिड ऐसा भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड यानी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक में चेंज हो जाए, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक हो जाए। और आप जानते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक से वापस एमिनो एसिड, या आप जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड फिर अमोनिया ऐड हो जाएगा तो एमिनो एसिड का संश्लेषण हो सकता है, वो तो आप यहाँ दे सकते हो इसको वापस। बात को समझे? ऐसे आप ध्यान दो कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड ऐसे भी हो सकते हैं जो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, पायरुविक एसिड में, यस, और पायरुविक एसिड से वापस वो एमिनो एसिड भी बन सकता है। बात को समझे? ऐसे आप जानते हैं कुछ एमिनो एसिड ऐसे हो सकते हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम है, यस, और एसिटाइल कोएंजाइम से वापस वो भी फॉर्म हो सकता है। क्लियर? तो ये कंप्लीट मैंने आपके सामने एम्फीबोलिक किया। अब बता देना मेटाबॉलिक सिंक, लेकिन कोई भी क्रियादार हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल। क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल। अब वो ग्लूकोज के रेफरेंस में लिंक भी 2 बार चलेगी, क्रैब भी 2 बार चलेगा, यस। तो अगर अपन एक लिंक और एक क्रैब को मिलाकर भी रिएक्शन लिखें आपको, और एक बार और कैलकुलेशन बता देता हूं अच्छे से, ये चीजें क्लियर करने के बाद, बात को समझ रहे हैं। और फिर मैं आपको एक वसी अम्ल का उदाहरण लेकर, वसाकार वसी अम्ल का उदाहरण लेकर, कि वसी अम्ल के बीटा ऑक्सीडेशन तो क्या होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम कितने बनते हैं, और उसकी भी कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक आधा क्वेश्चन है, उससे वो भी क्लियर हो जाएगा मॉड्यूल का, है ना। तो ये आप बात समझे। अब आप नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, तो देखिए बेटा कि ग्लाइकोलाइसिस का जो की प्रोडक्ट है पायरुवेट, तो पायरुवेट जब आप जानते हैं बेटा कि साइटोप्लाज्म से यूकेरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जब उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, तो एक लिंक और एक क्रैब के द्वारा उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एक लिंक और एक क्रैब। और ग्लूकोज के संदर्भ में दोनों ही 2 बार चलेगी, लिंक भी और क्रैब भी। लेकिन एनसेट ने कॉमन रिएक्शन लिख रखी है एक लिंक और एक क्रैब को मिलाकर। बात को समझे? तो एक बार अपन रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसका अपन जो भी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि देखो वो जो पायरुवेट आपने 3 कार्बन लिया, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है पायरुवेट, तो 3 कार्बन, यस बेटा। और आप जानते हो कि पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो एक लिंक और एक क्रैब, और ग्लूकोज के संदर्भ में 2 पायरुविक एसिड बने तो 2 बार चल जाएंगी बस। भाई आप दिमाग लगाओ यार, है ना। अब पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एक लिंक और एक क्रैब की मैं पूरी आपको रिएक्शन लिख देता हूं कि यहां पर देखिएगा कि भी पायरुविक एसिड है ना, और वहां संघनन में 2H2O जल भी प्रयुक्त होता है। आप समझ सकते हैं कि 4NAD+ और FAD+, आप समझ सकते हैं कि ADP या GDP ले लेते हैं, इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट जो आपने ले लिया। आप समझ सकते हैं बेटा कि ये देखिए अपन यहाँ कहेंगे क्या कि भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूर्ण ऑक्सीकरण, और आप जानते हो कि पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। भाई पहले तो लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन हुई थी तब तो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन में चेंज हुआ था,
पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स से। फिर क्रेब्स साइकिल चला था एक एस्टल कोएंजाइम से, तो 2 CO2 निकले थे, हैं, एक लिंक में निकल गया था। क्रेब्स शक्कर के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो जेल लाइक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल घुलनशील होते हैं, उसी फॉर्म में पाए जाते हैं। केवल एक एंजाइम है जो इनर मेम्ब्रेन पे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर आप बेटा दिमाग लगा दीजिएगा कि भाई एक लिंक में 1 CO2 और एक क्रेब में 2 CO2, तो कितने 3 CO2, 3 कार्बन से 3 CO2 हो गए। और फिर आपने क्या कहा कि भाई 4NADH2, यस FADH2, ये आपके तो 4, वैसे क्रेब में 3 ही बनेंगे, एक ही, लेकिन एक लिंक में एक बना था आपके सामने, यस बेटा। और एक डायरेक्ट ATP क्रेब में बनी थी ओनली, तो उसको आप ATP या क्या कह सकते हैं, GTP। बोलो, यही प्रोसेस हुई ना जो कॉमन एक लिंक और एक क्रेब को मिलाकर मैंने दे दी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की। बात को समझ रहे हैं जो एनसीईआरटी की। अच्छा, ग्लूकोज के रेफरेंस में, ग्लूकोज के संदर्भ में लिंक और क्रैब, लिंक व क्रैब साइकिल 2 बार चलेंगे, यस बेटा। अच्छा सुने, अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान डायरेक्ट एटीपी पूछ ली जाए तो एक क्रैब में तो 1 और ग्लूकोज के रेफरेंस में कितनी 2, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की जो एसएलपी थी, डायरेक्ट एटीपी थी, वो तो दोनों में कॉमन है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, लेकिन ओनली एरोबिक में नहीं, क्रैब की बात होती है वो। तो फिर आप जानते हो 2। तो देखो ग्लूकोज के संदर्भ में लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल 2 बार चलेंगे। तो आप जानते हो कि 4 × 2 यानी कितने NADH2, 8 NADH2, और 1 × 2 कितने FADH2, 2 FADH2, और 1 × 2 कितनी डायरेक्ट एटीपी, SLP जो है SLP, तो कितना 2। तो सुनो, 8 तिया 20 मतलब 24, यानी 1 NADH 3 ATP, तो 8 तिया 24, और 2 दूनी 4 और 2 डायरेक्ट, तो टोटल कितनी होगी 30। अरे बोलो, इसलिए अपन कहें कि एक क्रैब और एक लिंक होंगे, एक क्रैब और एक लिंक, तो तुम दिमाग लगाओ कि 4, तो 4 से कितनी 4 × 3 यानी 12 है, 1 × 2 मतलब FADH2 और एक डायरेक्ट, यस, तो 15। तो एक लिंक और एक क्रैब मिलके चलेंगे तो 15, और ग्लूकोज के संदर्भ में 2 बार चलेंगे तो कितने 30, और 8 किस में आ जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में, 8 आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो फिर आप जानते हो कितने हो जाएंगे 38। लेकिन वो तो ये है कि डिपेंड करता है कि साइटोप्लाज्म में जो NADH2 बने थे ना, 2 NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में, अब वो अगर मैट्रिक्स में 2 NADH2 के रूप में पहुंच गए तब तो 38। वो अभी मैं सटल सिस्टम बताऊंगा आगे ETS के बाद में। अगर वो FADH के रूप में पहुंचे तो फिर वो कितनी 36, तो 36 या 38, ये अपन आगे सिद्ध कर देंगे, लेकिन अपने आप आगे ना आपके पास कैलकुलेशन। बोलो यस। और पहले भी मैंने कैलकुलेशन हर वे में बता दी थी, लेकिन वो ये जो कॉमन रिएक्शन थी ना, किसकी, जो एक लिंक और एक क्रैब दोनों को मिलाकर जो कॉमन रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे रखी, वो भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। यस बेटा। अब देखिएगा कि अगर अपन फैटी एसिड लें तब एटीपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यस बेटा, अगर अपन वसी अम्ल लें, वैसे आपको कार्बोहाइड्रेट से समझा रखा है तो उसी की पूछते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मॉड्यूल में किसी पेपर में कोई क्वेश्चन मिल सकता है जो आपको डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए अब जो मैं बता रहा हूँ आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है ना, आपके कंपटीशन में वो नहीं आएगा। यस बेटा, 2 मिनट की बात है। तो देखिए कि कैलकुलेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम फैटी एसिड, तो कैलकुलेशन ऑफ एटीपी, एटीपी की कैलकुलेशन फ्रॉम फैटी एसिड, कि अगर आप वसा लेते हो और वसा के पाचन से फैटी एसिड वसीय अम्ल बनता है, वसीय अम्ल, तो बेटा आप कैसे काउंट कर पाओगे कितनी एटीपी बनाएगा वो। अब ये तो आपको पक्का आइडिया हो गया ना कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, एक लिंक में क्या बनता है, एक क्रैब में, एक लिंक में 3, एक क्रैब में 12, लिंक और क्रैब को जोड़ दें तो 15। अब ग्लूकोज के रेफरेंस में तो 2 बार चलते हैं तो वैसे आपकी, लेकिन यहाँ देखिएगा कि कैलकुलेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम फैटी एसिड वसीय अम्ल से, तो देखो वसीय अम्ल से सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जैसे किसी भी वसीय अम्ल का मतलब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो कितने बीटा ऑक्सीडेशन होंगे। यस,
और फिर अपन उससे एटीपी काउंट कर लेंगे आराम से। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन किसी भी फैटी एसिड का, तो टोटल नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, कितने बीटा ऑक्सीडेशन होंगे किसी वसीय अम्ल के, है ना। तो उस वसीय अम्ल में जितने कार्बन हैं n/2 - 1, तो यहाँ n क्या है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या किसमें, वसीय अम्ल में। तो उसके बीटा ऑक्सीडेशन की संख्या निकाल लेंगे, जितने कार्बन है n/2 - 1। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे फिर उससे, तो वो आपके निकलते हैं n/2 ओनली, n/2। तो n कार्बन की संख्या उसमें बटा 2, तो ये आपके एसिटाइल कोएंजाइम की संख्या आ जाएगी, है ना बेटा। अब सुनो देखो आगे, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, दिमाग लगाओ। एक बीटा ऑक्सीडेशन बराबर कितने एटीपी देते हो, एक बीटा ऑक्सीडेशन से आपको मिलती है 5 एटीपी। कितनी मिलती है, 5 एटीपी। तो पहले तो बीटा ऑक्सीडेशन निकाल लो, जितने आए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर एक एसिटाइल कोएंजाइम से तुम्हें पता ही है कि क्रेब्स साइकिल चलता है, तो क्रेब्स साइकिल में कितनी एटीपी बनती है, 12 एटीपी, है ना। और यहाँ शुरू के अंदर वही एक्टिवेशन के अंदर तुम जानते हो कि टोटल कंजप्शन, जो टोटल उपभोग होता है, कंजप्शन शुरू के अंदर उपभोग हो जाता है, वो कितने का होता है, 2 का। वही 2 का उपभोग अपन देते हैं, है ना, 2 का उपभोग अपन दे देते हैं। बात को समझे। तो 2 एटीपी अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस कर देंगे 2 एटीपी का उपभोग। अब ले लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। जैसे बेटा आपके सामने मान लो एनसेट ने आपको दे रखा है बायोमोलिक्यूल में कि आपके सामने जैसे पाल्मिटिक एक एमिनो एसिड है, पाल्मिटिक एसिड, उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 16। ऐसे आपको बता रखा है स्टीरिक एसिड, स्टीरिक अम्ल, स्टीरिक वसीय अम्ल, उसमें कार्बन की संख्या कितनी देर की है, 18। ऐसे आपको एनसेट ने अच्छे से बता रखा है बायोमोलिक्यूल में, लेकिन यहाँ नहीं। एक आप जानते हो एरेकिडोनिक एसिड आपका होता है, एरेकिडोनिक एसिड, है ना। तो आप जानते हैं कि एरेकिडोनिक जो एसिड होता है ना, वो आपको वहाँ बता रखा है बेटा, एरेकिडोनिक एसिड, उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है, 20। निकालो आराम से, कार्बन संख्या कितनी है, 16। तो बीटा ऑक्सीडेशन कितने होंगे, n2 - 1। तो यहाँ आ जाएंगे बीटा ऑक्सीडेशन n2 - 1, तो 16 का आधा कितना हो गया, 8, है ना। 8 - 1 तो कितने आ जाएंगे, 16/2 - 1 यानी बराबर कितने आ जाएंगे, 7। और एसिटाइल कोएंजाइम कितने आएंगे, दिमाग लगाओ, एसिटाइल कोएंजाइम n/2, है ना, तो कितने आ जाएंगे, 8। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई बीटा ऑक्सीडेशन से, तो कितने आएगा, 5 × 7 तो कितना, 35, और 8 × 12, 12 × 96, 96, और -2 जो कंजप्शन हुआ था 2 एटीपी का, कर लो टोटल। बोलो बेटा, है ना, आप समझ रहे हैं ना अच्छे से। तो भाई 35 और 96, 131 - 2, ये 131 हो गए, 131 - 2 तो 129 एटीपी आ गए इससे। तो इससे भी निकाल लो, n/2 - 1 यार, बीटा ऑक्सीडेशन आ जाएंगे, तो कितने आएंगे, 18/2 - 1 तो 8 आएंगे। और एसिटाइल कोएंजाइम कितने आएंगे, ये तो बीटा ऑक्सीडेशन आ गया ना, आराम से निकालो, अपने आप कर लोगे अब आप, तो आप यस। और वो आ जाएंगे 9, तो फिर कर देना, 5 × 8 40, और 12 × 9 108, 148 -2 146, निकल गए ना। अरे बोलो, तो आप जानते हैं कि आपके सामने 146 एटीपी आ गए, यस। ऐसे इससे कैलकुलेट कर लो भाई, इसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन कितना आएगा, 9, और एसिटाइल कोएंजाइम कितना आएगा, 12, है ना। तो आप 9 × 5 और 12 × 12 जो भी आए -2 करके निकाल लेना, जो भी आ जाए। ऐसे आप कोई भी वसीय अम्ल भी दे दे तो एटीपी कैलकुलेशन कर लोगे इजीली, समझे। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर बेटा। तो बस कोई भी वसीय अम्ल है ना, उसमें जितने कार्बन है ना,
n/2, उनका आधा करो और -1 और करो, उतना तो बीटा ऑक्सीडेशन। और जितने कार्बन उनके आधे एस्टल एंजाइम, जितने एस्टल एंजाइम बनेंगे उतनी बार क्रैब चलेगा। एक क्रैब में 12 एटीपी बनती है आपके सामने, बोलो समझे। और फिर करके उपभोग -2 निकाल दो। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी, इनकी भी बता दी। अच्छा सुनो, अब ये NADH FADH बन जाते हैं, ये एटीपी देते कहाँ हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थ्रू ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और फिर आपका फाइनल जब एटीपी बनती है तो ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब अपन वो टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट अपन उसका टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, समझे। तो देखिए, हाँ तो देखिए बेटा, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेटा देखो, अब आपका ETS चलेगा, इसका मतलब दिमाग लगा के दिया। आपका क्या मतलब है कि देखो, आपने जो पाथवे बड़ा पायरुविक एसिड बनने के बाद में, कि भाई अगर एरोबिक पाथवे हो तो पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, तो पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि उस दौरान जब उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ तो क्रियाधार से हाइड्रोजन रिमूव हुए, और क्रियाधार से जैसे हाइड्रोजन रिमूव हुए अलग अलग स्टेप्स में, तो वहाँ हाइड्रोजन रिमूव होते ही वहाँ जो NAD FAD थे, NAD ने एक्सेप्ट किया, विशेषता NAD ने, क्योंकि वो सार्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही है। तो जैसे ही बेटा NAD ने एक्सेप्ट किया उसको, तो आपको मैं बता दूं कि NAD ने एक्सेप्ट किया तो NADH2 में अपचयित हो गया। तो वहाँ NAD FAD का तो अपचयन हुआ, और क्रियाधार का क्या होता गया? ऑक्सीडेशन होता गया। तो आप जानते हैं आपके पास में NADH2 और FADH2 अच्छे से क्रेब्स साइकिल में निर्मित हो गए। बात को समझ रहे हैं? यस। और आप जानते हैं कि फिर अब आगे जो NADH FADH2 में जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई, मतलब जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में थी। बात को समझे। और फिर आप जानते हो कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन से कंप्लीट आपका एटीपी फॉर्मेशन होना है, तो वो जो साइटोप्लाज्मिक NADH2 है जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने थे, वो भी आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब वो किस रूप में आएंगे अपन शटल सिस्टम के द्वारा आगे बता देंगे। बाकी आप जानते हैं कि वो भी साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। यस बेटा। तो उसके लिए आपके पास में क्या चलेगी बेटा? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सही। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई देखो, ETS फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइट क्या है? तो बेटा देखो, साइट यानी क्या होता है? स्थल। और आप जानते हैं कि भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यस बेटा, यूकैरियोट्स में। और तुम जानते हो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो जो लिंक और क्रैब है वो साइटोप्लाज्म में चलेंगे, और वहां प्रोकैरियोट्स में आप समझ सकते हैं बेटा कि जो मीजोसोम है उसमें ETS होगी। तो मीजोसोम क्या है? इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही तो है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही तो है, क्योंकि प्रोकैरियोट में श्वसन एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली से ही एसोसिएटेड होते हैं। यस बेटा। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये किसकी बात हो गई? प्रोकैरियोट्स की बात हो गई। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई यूकैरियोट्स में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो वो क्या है? क्रिस्टी तो है, क्रिस्टी की अपन बात करते हैं। यस। अब देखिएगा बेटा कि क्या है ETS, इसके दौरान होगा क्या क्या, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। भाई ETS क्या है? तो भाई आप जानते बेटा कि ये किससे रिलेटेड है? तो आप क्या कहेंगे बेटा कि यह NADH2 तथा FADH2 में संचित ऊर्जा की विमुक्ति तथा उपयोग से संबंधित प्रक्रम है, संबंधित प्रक्रम है। बात को समझे कि जब आपके लिंक और क्रैब साइकिल हुए तो वहां क्रियाधार का ऑक्सीकरण हुआ, और NAD FAD का आप जानते हैं कि अपचयन हुआ। अब वो स्टोर्ड एनर्जी आ गई किसमें? NADH2 और FADH2 में। तो इनका वापस ETS में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो उस ऊर्जा की उस दौरान आप कैसे विमुक्ति और उपयोग होगा, उससे रिलेटेड ये प्रक्रम है क्या बेटा? ETS। यस बेटा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा मैं कि जो ETS है, ETS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बेटा इसका? तो ETS का प्राथमिक उद्देश्य
NADH2 तथा FADH2 का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है ना बेटा। क्योंकि देखो लिंक और क्रेब्स साइकिल के दौरान इनका रिडक्शन हुआ था, तो अब इनका ऑक्सीडेशन है। यस, कैसे बेटा? जब आप जानते हैं कि भाई जिसके कारण आप जानते हैं कि जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो जिसके कारण आप जानते बेटा कि NAD+ तथा FAD बनते हैं, वापस निर्मित होते हैं ना NAD और FAD, है ना बेटा। और ये NAD FAD वापस बनते हैं। यस, जो क्रेब्स साइकिल को मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बना दूं कि जो क्रेब्स साइकिल को सतत रूप से चलाए रखने में सहायक है ना बेटा। यानी भाई एक बात बताओ, वहां जब इनका रिडक्शन हुआ NADH टू FADH बन गई, वहां एनर्जी स्टोर हो गई, अब वापस ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, ताकि वो एनर्जी तो ATP संश्लेषण में जाए और आप जानते हैं कि वो NAD FAD वापस बन जाए, तो क्रेब्स साइकिल में वापस चाहिए ना, तो वहां NAD FAD वापस है ना। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि जो क्रेब्स साइकिल को सतत रूप से चलाए रखने में सहायक होते हैं। अच्छा, ETS एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रम है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रम ही है कि जब NADH FADH का ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो रिमूव होंगे, आप जानते हैं विभिन्न वाहकों में गुजरेंगे, बात को समझे, तो जो भी आगे एक्सेप्ट करेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रम, और ये आपको समझना है। यस बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ETS के दौरान बेटा आपको समझाऊंगा मैं कि जो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दाता NADH2 तथा FADH2 होते हैं, NADH2 तथा FADH2 होते हैं भाई, बात को समझे। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा वहां पर आप की भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं कि इस ETS में आप जानते बेटा कि ETS में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स पोटेंशियल, अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डाउन हिल, है ना, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल लो, तो अगर ETS में इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार गति करते हैं। क्यों देखना, इसमें अभी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही आएगा वो ऑक्सीजन आएगा, तो वो बहुत ही प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो आप समझ रहे हैं कि डाउनहिल प्रोसेस होगा। तो ETS में इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार गति करते हैं। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप जानते हैं कि ETS के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन होती है। यस बेटा, आप समझ सकते हैं कि ETS के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होती है बेटा, ऑक्सीजन होती है। यस, और जैसे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो फिर वो तुरंत प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करती है, फिर वह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, और आप समझ सकते हैं कि फाइनली आप जानते हो कि मेटाबॉलिक वाटर या अंततः, है ना, ऐसे कह दो कि फाइनली जल H2O निर्मित होता है। यस बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी होगी। यस, इसलिए अपन कहेंगे कि ETS के जो अंतिम उत्पाद हैं, एंड प्रोडक्ट हैं, अंतिम उत्पाद, वो आप समझ सकते हो कि ATP और H2O हैं, ATP और H2O। यस बेटा, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए बेटा कि मैं कह रहा था कि ETS में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ETS में इलेक्ट्रॉन परिवहन, यानी इलेक्ट्रॉन की गति
विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों के द्वारा होती है ना बेटा। यानी इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों की श्रृंखला से गुजरते हैं। यस बेटा, आप समझ रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इलेक्ट्रॉन वाहक हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्सेज, संकुलों में, कॉम्प्लेक्स में व्यवस्थित होते हैं, समझे बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं मैं। और ये तो होता है बेटा कि जब वो NADH ऑक्सीडेशन होगा तो वो विभिन्न वाहकों से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और इलेक्ट्रॉन अंतिम कॉम्प्लेक्स 4 पे, जानते हो, साइटोक्रोम A से A3, और वहां ऑक्सीजन को प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ऑक्सीजन को प्राप्त होगा उस दौरान कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रोटॉन पंप का काम करेंगे, प्रोटॉन पंप। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन पंप का काम करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके आर पार प्रोटॉन प्रवणता बढ़ा देंगे। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा इस ETS में मैं आपको समझा दूं, ETS के फिर 2 पार्ट आपके होंगे ETS के। यस बेटा, इसमें एक तो आपका क्या होगा, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। यस बेटा, और दूसरा आपके सामने इसके अंदर आपका होगा बेटा ATPase या फिर अपन कहेंगे ATP सिंथेज आपका होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी इसके अंदर आपके 4 कॉम्प्लेक्स होंगे। कितने कॉम्प्लेक्स होंगे? 4 कॉम्प्लेक्स होंगे, 4 कॉम्प्लेक्स। यस, तो बेटा जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, सही। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे NAD फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बताऊंगा अभी नाम उसका, NADH डिहाइड्रोजनेज। तो NADH वहां ब्रेक होगा तो उससे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन वाहकों में गुजरता जाएगा, चलते चलते 4th कॉम्प्लेक्स पे वो ऑक्सीजन को प्राप्त हो जाएगा। और उस दौरान ये जो 3 कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करेंगे। यस बेटा, तो प्रोटॉन पंप की तरफ जब ये काम करेंगे, है ना बेटा, तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन पंप की तरह काम करने से जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कॉम्प्लेक्सेस कहाँ होंगे, ये तो आपको अच्छे से पता है, समझ रहे हो। एक बार आराम से देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन क्या है? क्रिस्टी। और आपको अच्छे से पता है बेटा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वहां पर ये कॉम्प्लेक्सेस स्थित हैं, समझे। अब इनर मेम्ब्रेन पे इधर ये जैसे यहाँ कॉम्प्लेक्सेस हैं, है ना, तो यहाँ ब्रेक हो रहा है वो NADH2 और वो इलेक्ट्रॉन वाहकों में गुजर रहे हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे, सही। तो उस दौरान फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ प्रोटॉन पंप की तरह काम करते हैं। तो देखो ये तो आपका है IMS, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या आपने पढ़ा होगा PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी है ये आप जानते हो मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स, है ना। तो फिर आप जानते हो बेटा कि इस दौरान इस आंतरिक झिल्ली के आर पार, यानी मैट्रिक्स और PMS, IMS है ना, ये IMS है, इनके बीच प्रोटॉन प्रवणता हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोटॉन प्रवणता। अच्छा, वो प्रोटॉन प्रवणता किससे हुई? ऑक्सीडेशन से हुई। फिर जैसे प्रोटॉन प्रवणता हो जाती है तो मेम्ब्रेन को प्रोटॉन तो पार नहीं कर पाएंगे, और फिर आपका 5th कॉम्प्लेक्स आएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा? 5th कॉम्प्लेक्स। तो 5th कॉम्प्लेक्स ATPase होगा, और उस ATPase से आपको मैं वहां बताऊंगा अच्छे से कि वहां पर F0, है ना, ये तो इंटीग्रल प्रोटीन, और F1 होता है, तो वहां से फिर प्रोटॉन गुजरेंगे, 2 प्रोटॉन से ATP बनेगी। 2 प्रोटॉन से क्या बनेगी? ATP। अभी आराम से आगे और समझाऊंगा मैं। तो ATP बनेगी, बात को समझे। अब आप दिमाग लगाओ कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से अपन क्लियर करेंगे कि सनलाइट को क्लोरोफिल एंट्रैप करेगा तो फोटोसिस्टम, प्रकाश तंत्र में, तो वहां प्रकाश तंत्र से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और वो वाहकों में गुजरेगा, और उस दौरान प्रोटॉन प्रवणता बनेगी। तो एक ATP बनने के लिए एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन प्रवणता चाहिए, बात को समझे, और फिर ATPase चाहिए।
तो वहां आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा के कारण बनी और इलेक्ट्रॉन वहां में गुजरा, तो उसको बोला फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यहाँ NADH और FADH के ऑक्सीडेशन से बनेगी, है ना, और फिर प्रोटॉन पूर्णता बन गई। प्रोटॉन जब वापस पार करेंगे और ATPase से गुजरेंगे, अभी मैं बताऊंगा आगे, तो आप जानते हो ATP बनेगी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे बताओ बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। लेकिन आप इस चीज को ज्यादा मत लेना, ये तो अभी आराम से मैं वापस बताऊंगा, सही। अब मैं सबसे पहले आपके सामने क्या बताता हूं, सबसे पहले मैं आपके सामने ये बताऊंगा बेटा कि वो कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या हैं और उनके कंपोनेंट क्या क्या हैं, समझे, जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, बात को समझे, और कौन किस किस में आता है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं आपके सामने बताता हूं कॉम्प्लेक्सेस, यस। और एक ही बेटा अपने दिमाग में एक विचार बैठा लेना कि वाहकों में इलेक्ट्रॉन गुजरने से प्रोटॉन पूर्णता बन जाएगी। अब ATP निर्माण के लिए क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, उस मेम्ब्रेन के आर पार क्या चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बन जाएगी तो ATPase चाहिए, है ना। ATPase से जब 2 प्रोटॉन गुजरेंगे तो एक ATP बनती जाएगी, है ना। अच्छा, यहां वो प्रोटॉन पूर्णता किसके कारण बनी, NADH2 FADH2 के ऑक्सीडेशन से बनी, तो इसको आप क्या बोल दोगे फिर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे पहले अपन बात कर लेंगे कॉम्प्लेक्सेस की, और फिर अपन बात कर लेंगे जो ETS का आपका डायग्राम होता है, यस बेटा। हाँ, तो देखिए बेटा, अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल का नंबर क्या है, और फिर अपन बात करें कि उस संकुल का नेम, तो नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल का नेम क्या है, और फिर अपन बात करेंगे बेटा कि उस संकुल के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी घटक या उसके कोफैक्टर क्या है, यस बेटा। तो सबसे पहले देखिएगा आप कि मैं यहाँ पर आपके पास में लेता हूँ कि भी जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है बेटा NADH डिहाइड्रोजिनेज। बेटा ये आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या कॉम्प्लेक्स का नाम है, क्या क्या घटक है। बाकी तो एक सिंपल बात मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपसे कोई ETS डायग्राम नहीं बनवाएगा। तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है उसका नाम, सही। और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कंपोनेंट हैं वो बेटा आप जानते हो कि FMN और FES, ये कंपोनेंट है उसके, बात को समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेकंड, तो उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है, यस। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम आपके सामने क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसको अपन क्या कह सकते हैं, FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यस। इसके कंपोनेंट क्या है बेटा, अपन बात रहे कि FAD और जो SD एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो SD एंजाइम है, ये इसके कंपोनेंट हो गए, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड का क्या नाम है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम, सही। तो इसके अंदर क्या क्या है इसके कंपोनेंट, साइटोक्रोम B, फिर आप जानते हैं कि साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1, ये इसके कंपोनेंट हैं, समझे, थर्ड कॉम्प्लेक्स के। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स आपका, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, समझे, ये आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स है। फिर देखिएगा कॉम्प्लेक्स 4, तो कॉम्प्लेक्स 4 का क्या नाम है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये आपका कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि भी कॉम्प्लेक्स 4 में क्या क्या कंपोनेंट हैं, है ना,
तो इसके अंदर आप समझ सकते हो बेटा कि साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3 है। सही। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3 और 2 कॉपर सेंटर्स, 2 ताम्र केंद्रक होते हैं। जैसे पहले कॉपर ए इसको देगा इलेक्ट्रॉन, फिर साइटोक्रोम ए कॉपर बी, और फिर वो ऑक्सीजन पे जाएगा। समझे नहीं समझे? खैर वो बता दूंगा मैं, तो आप तो इतना याद रखो कि साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3 और 2 कॉपर सेंटर। समझ गए ना? ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 4th कॉम्प्लेक्स। अब आप समझ सकते हो कि ये जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मैंने आपको किसमें बताए? ये 4 कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया किसमें? ईटीसी में। किसमें बेटा? ईटीसी में। समझ गए? ये आपको मैंने बताया किसमें? ईटीसी में। तो ये आपके बेटा कॉम्प्लेक्स 4 के आपके पास में नाम आ गए, है ना? और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम ए से ए3। अच्छा सुनो, इतना दिमाग लगाओ कि इलेक्ट्रॉन कैरियर में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले फ्लेवोनॉइड्स, एफएमएन और एफएडी, है ना? एफएमएन और एफएडी, ये फ्लेविन। इस एफएमएन का पूरा नाम क्या होता है? एफएमएन का पूरा नाम साइड में नोट करा देता हूं, फिर आप लिख लेना। एफएमएन का पूरा नाम होता है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ये आपका एफएमएन। एफएडी क्या है बेटा? तो ये वही फ्लेविन, है ना? और फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये तो आप जानते हो कि फ्लेवोनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड आप समझ रहे हैं ये। तो उसके बाद आप जानते हैं कि आप अगली बात आप समझ सकते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो फिर सक्सिनिडी हाइड्रोजन है ही, और फिर आप जानते हो कि साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम। इसमें आप जानते हो साइटोक्रोम बी और सी, इनमें तो आप जानते हो आयरन ही तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, दाता भी कौन होगा? आयरन ही होगा। यहाँ आयरन लेगा लेकिन कॉपर दाता होगा साइटोक्रोम ए1 और ए3 में। तो 2 कॉपर सेंटर होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आता है कि 2 कॉपर सेंटर वाले कौन से? साइटोक्रोम ए1 और ए3। बात को समझ रहे हैं आप? यस। तो आप बेटा ध्यान दीजिएगा कि भाई खैर ये सारी बात मैंने आपको बताई। तो ये 4 कॉम्प्लेक्स हो गए आपके। कितने कॉम्प्लेक्स हो गए? 4। अब यहाँ पर कुछ मोबाइल कैरियर आते हैं, है ना? वो मोबाइल कैरियर कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स के घटक नहीं होंगे, लेकिन वो इनमें बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को थर्ड से, है ना, या फिर सेकंड को थर्ड से कनेक्ट करने के लिए एक आपका होता है को एंजाइम क्यू, या अपन कहें यूबीक्विनोन। तो ये आपके होते हैं बेटा मोबाइल कैरियर यानी ऐसे कैरियर जो गतिशील हों, गतिशील कैरियर हैं आपके। सही। फिर एक आप जानते हो कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक छोटी सी गतिशील प्रोटीन होगी, साइटोक्रोम सी। क्या होगी? साइटोक्रोम सी। बात को समझ रहे हैं? ये आपके सामने है, क्लियर। लेकिन देखो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट नहीं होंगे, है ना? ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके बेटा कॉम्प्लेक्सेस हो गए। अब इस दौरान क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वाहकों में गुजरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन A3 पर आ जाता है, A3 से ऑक्सीजन को मिलेगा, है ना? तो आप जानते हैं कि उस दौरान फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ प्रोटॉनों को पंप कर देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, तो पीएमएस में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो पीएमएस और मैट्रिक्स के मध्य प्रोटॉन प्रणता बन जाती है। यस। फिर प्रोटॉन प्रणता बन जाती है, तो प्रोटॉन प्रणता होने के बावजूद भी प्रोटॉन पार नहीं कर सकते क्योंकि आवेशित हैं, है ना? तो फिर उनका सुसाध्य विसरण करने के लिए फिर कपलिंग होती है। और फिर आप जानते हो कि 4 कॉम्प्लेक्स तो आपके किस में आते हैं? ईटीसी में। ये 4 कॉम्प्लेक्स तो किस में आते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ईटीसी में। और जो फिर 5th कॉम्प्लेक्स आपका कपलिंग होने के लिए आएगा, 5th कॉम्प्लेक्स, उसको अपन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो 5th कॉम्प्लेक्स होता है एटीपीएच या एटीपी सिंथेज, जो एटीपी के संश्लेषण के लिए सहायक होता है। तो वो जो एटीपीएच है, एटीपी सिंथेज, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके होते हैं F0 प्रोटॉन चैनल, आप F0 तथा F1 जो कैटालिटिक नेचर का होता है F1। समझ रहे हो? तो ये आपका होता है 5th कॉम्प्लेक्स 5th, यानी F0 F1 कॉम्प्लेक्स, ये कंपोनेंट होते हैं। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा
कि ये जो कंपोनेंट हैं ये कैसे व्यवस्थित होते हैं। यस, वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं आपको ईटीएस का डायग्राम बना दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन कहाँ ब्रेक होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ अंतिम ऑक्सीजन पे जाता है, और वहाँ कैसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है जब ऑक्सीजन प्रोटॉन को ग्रहण करती है और H2O बनता है, वाटर बनता है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो बेटा, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया, ये NADH एपिडीज बने कहाँ थे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब वो इनर मेम्ब्रेन पे ब्रेक होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की, मान लो कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन होती है तो ये मैंने आप लिखते हो ना IMM, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, समझते हो ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये आप अच्छे से समझ सकते हो कि फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, और जो भी प्रोटीन इसके अंदर होते हैं आप समझ ही रहे हैं, तो ये इनर मेम्ब्रेन है। अब तुम जानते हो इस इनर मेम्ब्रेन के, अपन बात करें कि अंदर की ओर, तो आपका क्या है भाई, मैट्रिक्स थी, वो तो क्या है मैट्रिक्स, ये तो आपका मैट्रिक्स है, इस साइड तो अधात्री, माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री, और इस साइड आपका क्या है PMS, ये तो आपने सेल में समझा है ना, जैसे ये बाह्य झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी है। तो अब आप जानते हैं कि यहीं तो बने हुए NADH FADH, तो ये तो आपका क्या होगा मैट्रिक्स, और ये PMS, समझे ना, तो समझ गए आप। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इसको आप IMS भी कह सकते हो भाई, इसको आप क्या कह सकते हो IMS, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, है ना बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ये आपके कॉम्प्लेक्सेज होते हैं सारे, सही, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, है ना, इनर मेम्ब्रेन पे ही। जैसे अपन इस वे में इसको बता देंगे कि जो आपके जो कॉम्प्लेक्सेज आपके होते हैं या जो कैरियर होते हैं कॉम्प्लेक्सेज के, वो यहीं पे तो आपके होते हैं बेटा, सही। तो आप समझ सकते हो बेटा कि वो ऐसे अपन कुछ फॉर्म में आपको बता देते हैं कि इस रूप में वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में तो होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्सेज जो ETC को संपन्न कराने के लिए, ETC को संपन्न कराने के लिए। अब देखिएगा, सबसे पहले आप जानते हो कि जैसे FMN, FMN, अब देखो इसमें भी मैं और आपको चीजें बता देता हूं, FMN, अरे यार FMN, यहां पर मैंने स्टार लगा दिया, बताऊंगा स्टार क्यों लगाया। यस, फिर आप देखते हो कि FES, है ना, FES, समझे, और ऐसे में लिखते जाऊंगा। यस, कि फिर आप समझ सकते हो कि जैसे कोएंजाइम Q, सही। फिर आप समझ सकते हो कि मैं लिखता जाऊंगा FAD होगा ना, FAD। फिर आप समझ सकते हो साइटोक्रोम B, जैसे BC1 कॉम्प्लेक्स होता है, यस बेटा, तो आप समझ सकते हो कि साइटोक्रोम B C1, सही, और साइटोक्रोम C1, फिर ये ऐसे में लिख देता हूं कि साइटोक्रोम C, फिर आप समझ सकते हो नेक्स्ट में लिखता हूं साइटोक्रोम A3, लिख दिया। अब मैंने देखो कि यहाँ इस पे भी स्टार लगा दिया, इस पे भी स्टार लगा दिया, और इस यहाँ आपका FAD लिख दिया मैंने, तो इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया, सही। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ, क्लियर, कि भाई बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ
तो देखिएगा बेटा कि मैंने यहाँ पर जो स्टार लगाए हैं, वो जो स्टार लगाए हैं FMN पे, FAD पे और कहाँ लगाया मैंने, कोएंजाइम क्यू पे। जो स्टार वाले हैं, स्टार वाले, वो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ H2 कैरियर भी है ना, यानी वो इलेक्ट्रॉन तथा H2 दोनों का परिवहन करते हैं, यानी दोनों के कैरियर हैं, दोनों के क्या हैं, कैरियर। समझ गए। और अच्छा मैंने यहाँ पर जो 2 लिखा है, ये देखो, ये कंपोनेंट नहीं है, साइटोक्रोम क्यू, सॉरी वो कोएंजाइम क्यू, और जो साइटोक्रोम सी है ये आपके क्या है, मोबाइल कैरियर हैं, मोबाइल कैरियर। ये लो मोबाइल कैरियर है। बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अच्छा अब सुने इसके अंदर आप कि ईटीएस में मोबाइल कैरियर कौन है। तो 2 चीज़ आपकी होगी भाई। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, यहाँ पे स्टार वाले पॉइंट पे आप क्या लिखोगे, स्टार का जो पॉइंट है उसको आप समझाने के लिए क्या बात करोगे कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ H2 कैरियर भी हैं। यहाँ स्टार वाले पे ऐसे लिख दो कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, H2 कैरियर भी हैं। समझा दिया पहले। अब सुनो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई मोबाइल कैरियर ईटीएस में, तो मोबाइल कैरियर आपके कौन कौन हैं। यहाँ पर है कोएंजाइम क्यू यानी यूबीक्विनोन, और आप समझ सकते हैं साइटोक्रोम सी, सही बेटा। आप जानते हो ये तो नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीनस होता है एकमात्र यूबीक्विनोन या कोएंजाइम क्यू, और ये आप जानते हो कि एक छोटी सी गतिशील प्रोटीन है। बात को समझे। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि जो साइटोक्रोम सी है वो तो प्रोटीन इन नेचर और यूबीक्विनोन नॉन प्रोटीन का है, ये ध्यान रखना। साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस की ओर, यानी आप समझ सकते हैं कि पीएमएस की ओर पाया जाता है साइटोक्रोम सी। यस बेटा। और आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स 3rd और 4th को कनेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 3rd और 4th को कनेक्ट करता है। जो प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन ये प्रकृति में होता है, समझ गए। और ये यूबीक्विनोन आपका क्या है भाई, नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन। और जो यूबीक्विनोन है वो तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1st, 2nd और 3rd के मध्य सामान्य होता है। 1st, 2nd और 3rd के मध्य सामान्य, 1st, 2nd तथा 3rd के मध्य सामान्य। इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 1st को 3rd से और 2nd को 3rd से कनेक्ट करता है। सॉरी यहाँ गलत बता दिया मैंने कि भाई देखो यहाँ, सॉरी दिमाग लगाना थोड़ा सा, कि भाई ये जो कोएंजाइम क्यू है यूबीक्विनोन, ये तो नॉन प्रोटीन है, और ये नॉन प्रोटीन है तो 1st, 2nd तथा 3rd के मध्य सामान्य है, 3rd के मध्य सामान्य है। समझ रहे हो। देखो बेटा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ मोबाइल कैरियर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मोबाइल कैरियर हैं वो 2 प्रकार के आपके हैं आपके सामने, कोएंजाइम क्यू यानी यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम सी। और आपको पता है कि ये कोएंजाइम क्यू, यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम सी ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के घटक नहीं है। अब ये जो कोएंजाइम क्यू है ना, यूबीक्विनोन, ये नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन से नहीं बना होता, नॉन प्रोटीन होता है, तथा ये कॉम्प्लेक्स 1st, 2nd तथा 3rd के मध्य सामान्य है, 3rd में सामान्य है ना। और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया बेटा कि ये कॉम्प्लेक्स 1st को 3rd से और 2nd को 3rd से कनेक्ट करता है, कोएंजाइम क्यू यूबीक्विनोन। समझ रहे हो। फिर आप जानते हो साइटोक्रोम सी, तो यह प्रोटीन इन नेचर, या मतलब प्रकृति में प्रोटीन ही इसकी प्रकृति है साइटोक्रोम सी। यह छोटी गतिशील प्रोटीन है ना, जो आप समझ सकते हो कि किसको कनेक्ट करती है, साइटोक्रोम
जो सी है वो आप जानते हो कि थर्ड और फोर्थ के बीच में, थर्ड और फोर्थ को आपस में जोड़ती है, थर्ड और फोर्थ को, समझ रहे हो ना। तो ये साइटोक्रोम सी, जो आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस की ओर यानी पीएमएस की तरफ पाई जाती है, पीएमएस की तरफ पाई जाती है। ये लो, तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको बता दिए, समझ रहे हो। अब मैं फाइनल आपको बता देता हूं कि कैसे आपका, और आपको पता है ये सब तो किसमें आएंगे, ईटीसी में। जब ईटीसी में बात हो जाएगी तो फिर आपका फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आ जाएगा एटीपीएच, जो F0 और क्या है F1 है। अब मैं आपको फाइनल इतना सा रहा है कि मैं आपको बता देता हूं ईटीएस का डायग्राम, और उसके थ्रू आपको समझा देता हूं कि कैसे प्रोटीन आप वो एटीपी आपका बनेगा, है ना, कैसे प्रोटॉन पूर्णता बनेगी और कैसे फिर एटीपी आपका बनेगा, इतना अपन को समझना है। और कैसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो ना। तो वो सारी बात मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए नेक्स्ट, हाँ तो देखिए बेटा कि जो ईटीएस का आरेख है, और इसमें आपको एक दिमाग ये लगाना है कि जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों से गुजरता जाएगा तो प्रोटॉन पूर्णता स्थापित करेगा। तो प्रोटॉन पूर्णता किस किस के बीच आपकी होगी, कि जो आंतरिक झिल्ली है, तो आंतरिक झिल्ली के एक तरफ आपका मैट्रिक्स है और एक तरफ पीएमएस, तो पीएमएस में प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे और फिर प्रोटॉन पूर्णता हो जाएगी, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा, यस, तो फिर देखिए आपकी प्रोसेस क्या होगी। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन ने ये IMM इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM आपने शो कर दी। यस बेटा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, ये लिपिड की बाइलेयर। यस, एक साइड जो आप जानते हो कि अंदर की ओर मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर की ओर आपका मैट्रिक्स एदा3, और एक आपका पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या IMS इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, समझे। जैसे आप समझ सकते हो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी, है ना, आराम से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, समझ रहे हो ना। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है, क्रिस्टी, ऐसे इनफोल्डिंग, यस, ऐसे। तो ये मैट्रिक्स है, यहाँ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये मैट्रिक्स है, ये पीएमएस है। तो आप समझ रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं। तो बेटा देखो कि ये पीएमएस और ये मैट्रिक्स। अब देखिएगा कि सबसे पहले NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसका नाम मैंने क्या बताया था, आपको पता होना चाहिए, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यही बताया था ना मैंने। अब यहां पर देखो कि ये NADH2 NADH प्लस H प्लस, और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है NAD में। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होंगे, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन भी, बात को समझे। तो आप जानते हैं कि NADH2 NAD में बदल गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ आपके ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन कैरियर दोनों को कैरी करते हैं, जैसे FMN, है ना, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN। तो FMN तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों को ग्रहण कर लेगा। तो FMNH2, FMNH2, यस बेटा। अब आप जानते हैं कि FMN से आगे इलेक्ट्रॉन FES पे, तो FES तो ओनली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ओनली, यस, ये तो ओनली इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो प्रोटॉन कहाँ गए, PMS में, प्रोटॉन कहाँ गए बेटा, PMS में। अब वो आपको एनसीईआरटी के अंदर यहाँ चार वो संख्या कितनी भी बता दे, वो तो आपको अभी मैं बताऊंगा कि एक NADH से 3 ATP और एक FADH से 2 ATP बताने के लिए ऐसा कर रखा है, बाकी कोई मतलब नहीं, वो तो कितने भी प्रोटॉन, है ना, लेकिन इधर आ गए प्रोटॉन आ गए। यस, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो गया, जिसपे डायरेक्ट NADH का ऑक्सीकरण होता है, NADH डिहाइड्रोजनेज, और ये डायरेक्ट ये कॉम्प्लेक्स PMS में प्रोटॉन को पंप कर देता है, और इलेक्ट्रॉन वाहकों में इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। यस, अब बेटा आपको पता होना चाहिए वहां पर कि आपको एनसीईआरटी में कहीं पर भी देखो कि मैंने एक बात कही थी, यूबी क्यूनोन होता है मोबाइल कैरियर, है ना। तो यूबी क्यूनोन क्या करता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच सामान्य, नहीं, वो फर्स्ट को थर्ड से भी और सेकंड को थर्ड से। तो पहले अपन थर्ड ले लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, थर्ड। तो यहाँ पर देखिए यूक्यू पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये यूक्यू इलेक्ट्रॉन को कैरी तब करेगा कि यूक्यू एक, आप जानते हैं कि ये भी एक प्रोटॉन कैरियर है और एक प्रोटॉन ग्राही है। तो ये पहले यहाँ से मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेगा, वाटर से किसी प्रोटॉन लेगा, तब ये UQS2 में चेंज होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा।
अब UqS2 में होगा तो प्रोटॉन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया। अब ये वापस UQ में जैसे आगे इलेक्ट्रॉन देगा तो साइटोक्रोम बी तो ओनली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये प्रोटॉन अभी देखना। अब ऐसे आपका जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हो कि मैट्रिक्स साइड होता है, और आप अच्छे जानते हो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। जब क्रेब्स चक्र में एक प्रक्रिया होती है ना, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है और वहां सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स आता है, यस, तब आप जानते हो कि FAD से FADH2 बना, तो अब FADH2 ब्रेक होता है यहाँ पे FADH2 FAD में। तो वही आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों FAD दोनों है ना, इलेक्ट्रॉन से FAD पे आ गए, यस, और FAD से FES जो इसके कंपोनेंट होते हैं। फिर वही UQ जो सेकंड को भी थर्ड से जोड़ेगा और फर्स्ट को भी थर्ड से, तो UqS2। अब जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी पे गए, इससे भी आ गए और इससे भी आ गए साइटोक्रोम बी पे, है ना, तो इसने हाइड्रोजन छोड़ दिए, इसने भी हाइड्रोजन छोड़ दिए, तो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आ गए ना 4। और अब साइटोक्रोम बी, FES, साइटोक्रोम C1, और फिर आप जानते हो साइटोक्रोम C जो छोटी सी गतिशील प्रोटीन है, जो अब थर्ड को फोर्थ से जोड़ेगी, तो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जाते हुए फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे आ गए, ये लो फोर्थ कॉम्प्लेक्स, यस। और यहाँ कॉपर A, पहले कॉपर A पे आते हैं, कॉपर A देता है साइटोक्रोम A को, फिर साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर B पे जाते हैं, फिर ऑक्सीजन को मिलते हैं। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ग्रहण किए, हाफ O2, तो हाफ O2 माइनस माइनस। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर में गुजरता गुजरता किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। बात को समझे, कंपोनेंट मैंने आपको सारे समझा दिए थे, यस बेटा। तो देखो एक मेम्ब्रेन के आर पार क्या बन गई, प्रोटॉन प्रणता। यहां आपको याद रखनी है प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना, प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF बन गया बेटा, यस। अब जानते हो कि प्रोटॉन इस मेम्ब्रेन को पार करना चाहते हैं, लेकिन आवेशित प्रोटॉन के लिए मेम्ब्रेन क्या है, इम्प्रिमेबल है। तो फिर यहाँ कपलिंग रिएक्शन होगी और आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा बेटा, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। और आप समझ सकते हैं कि जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है वो ATPase कॉम्प्लेक्स है, ATPase, यस बेटा, ATPase। और जैसे ही फिर ये प्रोटॉन जब ATPase में ये आपका, जैसे अपना बात रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि ये आप समझ रहे हो बेटा कि ये हो गया आपका ये लो, है ना, मेम्ब्रेन में भी होता है ना। तो ये आप जानते हो कि F0 है प्रोटॉन चैनल, और ये आप F1 कैटलिस्ट नेचर का F1, जो शीर्ष जानते हो ना ऑक्सीसोम में आपने अच्छे से पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में कि इस प्रकार से हेड, स्टाल्क और बेस तो होता है F0 और हेड होता है F1। ये तो प्रोटॉन चैनल है, समझ रहे हो ना, इंटीग्रल समाकलित। और ये F1 है ना, ये कैटलिस्ट नेचर का है, ये परिधि है, क्या है, परिधीय प्रोटीन, सही। अब आप जानते हो कि यहां से 2 प्रोटॉन गुजरेंगे, ये प्रोटॉन गुजर गए, यस बेटा। जैसे ही आप जानते हो कि ये प्रोटॉन गुजरेंगे 2 प्रोटॉन, तो चार्ज सुसाध्य विसरण होगा और आवेश उच्च से निम्न की ओर बह रहा है, आवेश उच्च से निम्न की ओर बहेगा, तो तुम जानते हो कि वहां पर ऊर्जा विमुक्त होगी, और ऊर्जा विमुक्त होगी तो यहां पर आप जानते हो कि भाई ADP, और ADP से क्या बनेगा, ATP, इसको आप कहोगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। और ये जो प्रोटॉन है ये इससे कनेक्ट होकर फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, H2O। इसलिए देखो अंतिम हाइड्रोजन ग्राही कौन होती है, ऑक्सीजन, ताकि ये प्रोटॉन प्रणता बनी रहे, वो फटाफट जाता रहेगा। इसलिए इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है, और ऑक्सीजन है तभी अपन जीवित हैं, वाइटल प्रोसेस है, समझ रहे हो ना। तो अंतिम हाइड्रोजन ग्राही टर्मिनल ऑक्सीडेशन वाटर, और ये ऐसे चलता रहेगा और ATP आपकी बनती रहेगी, यस बेटा, ये प्रोसेस चलता रहेगा और ATP आपकी बनती रहेगी। ये ब्रेक होते रहेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ATP बनती रहेगी, उधर क्रेब्स चक्र भी कंटिन्यू रहेगा जब तक आवश्यकता होता है कोशिका को। बात को समझ रहे ना। तो इस प्रकार देखो बेटा, आपको कुछ भी नहीं है कि भाई कॉम्प्लेक्सेज में आपको इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, बात को समझ रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे यहाँ NADH डिहाइड्रोजनेज ये आपका कॉम्प्लेक्स है, तो ये डायरेक्टली आप जानते हैं कि इस पे काम करता है, और ये FMN इसका प्रथम ग्राही जो इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन दोनों को ग्रहण करता है, दोनों ग्रहण कर FMNS2।
अब इससे आगे इलेक्ट्रॉन एफईएस पे जाएंगे तो एफईएस तो इलेक्ट्रॉन ले सकता, प्रोटॉन नहीं, तो प्रोटॉन कहाँ आ गया, पीएमएस में छूट के। फिर एफईएस से यूक्यू पे जाता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे कॉम्प्लेक्स सेकेंड से भी जो एफएडीएच से आया वो आपका यूक्यू पे आता है ना, तो यूक्यूएस2। तो यहाँ दोनों प्रोटॉन ले लेते हैं, दोनों जगह प्रोटॉन ले लिए। अभी इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाते हैं साइटोक्रोम बी पे, एफईएस पे, साइटोक्रोम सी पे, तो ये प्रोटॉन कहाँ गए, मैट्रिक्स में। फिर साइटोक्रोम सी जो थर्ड और फोर्थ को जोड़ता है, और सी गतिशील वाहक है जो थर्ड फोर्थ को जोड़ता है, वो देखो आउटर पीएमएस की तरफ होता है, छोटी गतिशील प्रोटीन। और आप जानते हैं कि साइटोक्रोम ए3 अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही A3 से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हाफ O2 से हाफ O2 माइनस माइनस, ऐसा होने से यहाँ प्रोटॉन प्रवणता हो गई, प्रोटॉन प्रवणता हो गई तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन फिर कपलिंग रिएक्शन होगी, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आएगा एटीपीएज, और एटीपीएज के अंदर ये F0 प्रोटॉन चैनल जो समाकलित इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये F1 शीर्ष जो परिधीय प्रोटीन है, और यहाँ से जैसे ही प्रोटॉन गुजरेंगे तो यहाँ कैटालिटिक नेचर होगा, ऊर्जा का समरूपण होगा, जब आवेश उससे निम्न बहेगा, सुसद्य विसरण हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो इधर ज्यादा थे इधर कम थे, लेकिन वो तो मेम्ब्रेन इम्प्रेमेबल थी, तो फैसिलिटी दी इसने F0 ने, तो फैसिलिटी दी, सुसद्य विसरण हो रहा है, तो F0 से F1, तो जैसे ही प्रोटॉन गुजरेंगे तो ऊर्जा जैसे ही बनेगी तो ADP, IP, ATP, यस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यस बेटा। क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन प्रवणता किससे बनी, ये प्रोटॉन प्रवणता बेटा आपके किससे बनी, इनके ऑक्सीकरण से बनी, NADH और FADH। तो आप समझ सकते हो कि ये आपकी ATP फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपकी ETS है, ये क्या है बेटा आपका ETS, समझ रहे हो। और देखो कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ भी प्रोटॉन पंप का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रोटॉन पंप का। तो प्रोटॉन पंप जानते हो ना, पंप प्रोटीन, जो आप जानते हैं कि प्रोटॉन को पहले तो यहाँ देखो प्रोटॉन को धकेलते हैं, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं कि रेडॉक्स पोटेंशियल को डाउन हिल करता है, और प्रोटॉन यहाँ अप हिल मूवमेंट करता है, क्योंकि ये धकेल रहे ना सांद्रता प्रोटॉन विरुद्ध, बाद में देखो ये सांद्रता के अनुसार जा रहा है प्रोटॉन फिर, यस। तो ये प्रोटॉन पंप की तरह कार्य करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब तुम्हें पता है जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के NADH के जो इलेक्ट्रॉन NADH के, वो तो देखो 3 कॉम्प्लेक्स से गुजरेंगे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। और आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड के इलेक्ट्रॉन सेकंड और फोर्थ से गुजरेंगे, तो फिर आप जानते हो NADH से तो 3 ATP बनेगी, NADH2 से तो कितने ATP, 3 ATP, और एक FADH2 से कितनी ATP बनेगी, 2 ATP। बात को समझ रहे हो ना आप, वो सारी बातें मैं और बता दूंगा। तो ये सारी बातें आप, ये आपकी होगी बेटा ETS, क्या होगी बताओ, ETS, समझ गए ना, ये आपकी बात हो गई ETS। और अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भाई देखो ये जितने भी साइटोक्रोम है ना, इनके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण होता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है, आयरन ही करता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। तो आयरन ही तो लेता है, आयरन ही देता है, लेकिन साइटोक्रोम ए में लेने वाला आयरन है, देने वाला कॉपर है। देने वाला कौन है, कॉपर। फिर इसने ले लिया, इसने इसको दिया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर आयरन लेकर कॉपर को देता है, फिर ऑक्सीजन पे जाता है। बात को समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको एक एक पॉइंट अभी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ये आपका डायग्राम अपन ने बना दिया कि ऐसे ETS आपकी संपन्न होती है। तो आपको केवल इतना याद रखना बेटा कि किस किस कॉम्प्लेक्स के क्या क्या घटक हैं और कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनती है मेम्ब्रेन के आर पार, और फिर मेम्ब्रेन के आर पार तो फिर कपलिंग रिएक्शन होती है, ATP जाता है, और कैसे ATP संश्लेषण होता है। समझ रहे हो बेटा। और ये सारी बातें आपके सामने हैं, क्लियर बेटा। और अब देखो मैं कुछ बातें लिख देता हूँ, यस, और उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, यस, उसमें अपन और अच्छे पॉइंट्स की बात करेंगे, यस। आप देखिए एक बेटा महत्वपूर्ण परिभाषा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। यानी टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, शीर्षस्थ ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है। तो देखो ये ETS के दौरान मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ बेटा, इसका संबंध NADH2 तथा FADH2 के ऑक्सीकरण से हैं। यस बेटा। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब उनका ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन वहन हुए तो फिर आप जानते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन घटे ऑक्सीजन थी, लेकिन फाइनल फिर क्या हुआ कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग गए वहां पर तो अंतिम हाइड्रोजन ग्राही कौन थी, ऑक्सीजन।
यस, तो अपन कहते हैं कि इस घटना में अंतिम हाइड्रोजन ग्राही ऑक्सीजन होती है। पता ना आपको H2O बनता था, मेटाबॉलिक वाटर बनता है, तो अंतिम हाइड्रोजन ग्राही कौन होती है बेटा? ऑक्सीजन होती है। इसलिए आप इसे क्या कहते हैं? इसलिए टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसलिए बेटा यहां O2 आवश्यक है, वाइटल प्रोसेस, यानी ये जैविक क्रिया है, जीवित रहने के लिए अगर अपन वायवीय श्वसन करें तो O2 आवश्यक है, जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसे आप कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। यस बेटा। फिर देखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करता हूं कि भाई वहां जो वायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यस, तो आप क्या कहेंगे बेटा कि वायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहलाता है, क्योंकि बेटा उनके ऑक्सीडेशन से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनी, और फिर आप जानते हैं कि प्रोटॉन वहां एटीपी से गुजरे तब क्या बनी? एटीपी बनी, है ना। अच्छा सुनो, NADH से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर देखो, NADH प्लस H प्लस से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर तीनों प्रोटॉन पंप, क्योंकि बेटा देखो इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ डाउन हिल, क्योंकि रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार होता है, और प्रोटॉन का पहले प्रवणता बनाने में, जब आप PMS में प्रोटॉन आते हैं तो वो आप जानते पंप धकेलते हैं, तो सक्रिय परिवहन होता है, वो अपहिल प्रोसेस होता है। तो NADH से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर तीनों प्रोटॉन पंप, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कार्य करते हैं, है ना। जबकि FADH2 से इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं बेटा कि जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जबकि FADH से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण पर केवल कॉम्प्लेक्स थर्ड व फोर्थ ही कार्य करते हैं। तो आप समझ सकते हो फिर एक NADH2 या से 3 ATP के तुल्य एनर्जी, और एक FADH2 से 2 ATP के तुल्य एनर्जी बनती है। समझ गए ना आप अच्छे से? अच्छा बेटा, आपको पता है कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाती है इलेक्ट्रॉन वाहकों में गुजरने से, तो फिर आप जानते हैं कि फिर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आता है, ETC हो जाती है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाते ही फिर आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आता है। तो देखो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ क्या करता है, जैसे आप जानते हो कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब आपको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जो आप जानते हैं कि ATPase है। यस बेटा, तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक आपका है F0, एक आपका क्या है F0, और एक आप समझ सकते हैं, एक तो आपका F0 है और एक आप समझ सकते हैं कि F1, यही तो है ना। तो ये तो F0 है प्रोटॉन चैनल, ये कैटालिस्टिक नेचर का F1 है, सही। और आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि वहाँ पर देखो, वो आप बहुत इंपॉर्टेंट वे से समझ रहे हैं कि ये PMS है जहाँ प्रोटॉन प्रणता है आउटर साइड, और ये इनर साइड है जहाँ मैट्रिक्स है। यस, फिर वो प्रोटॉन प्रणता होगी थी, मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते थे, तो आप जानते हैं यहाँ से 2 प्रोटॉन गुजरते हैं, 2 प्रोटॉन, ये तो गुजरे ना 2 प्रोटॉन चैनल से, तो 2 प्रोटॉन गुजरते हैं, और 2 प्रोटॉन F0 से
आप जानते हो सुसाध्य विसरण करते हैं, तो जैसे ही ये कैटलिस्ट नेचर से इससे गुजरते हैं तो आवेश उच्च से निम्न गुजर रहा है, आवेश उच्च से निम्न गुजर रहा है, आवेश सुसाध्य विसरण हो रहा है। तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर ATP, मतलब ये ऐसे दे दें अपन कि यहाँ पर ADP प्लस IP इसमें ऊर्जा आएगी और फॉर्मेशन होता है किसका, ATP का। तो 2 हाइड्रोजन आयन से 1 ATP का फॉर्मेशन होता है और उसको आप ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। यस बेटा, तो ये सारी बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। और अब इस लेक्चर में यहीं तक बेटा, और अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक बार और ढंग से बताकर फिर सटल सिस्टम बताएंगे और फर्मेंटेशन और RQ वैल्यू। तो आप पूरा मस्त तरीके से पढ़ के आएँ और इसको तैयार करके आएँ। थैंक यू वेरी मच।